हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं और फिर हम आएंगे ज्योग्राफी वाले, भूगोल वाले टॉपिक्स पर। तो आप लोग बताइए, सबसे पहले अगस्त मंथ का है, ठीक है ना? तो अगस्त का हम लोग बताइए, तो पहला न्यूज क्या है अभी? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद में हैजा के लिए ओरल वैक्सीन लॉन्च किया गया है। हैजा के लिए ओरल वैक्सीन, ओरल, अच्छा ओरल वैक्सीन, ठीक है ना? भारत बायोटेक नहीं, भारत बायोटेक लिमिटेड किसके लिए? हैजा के लिए, ठीक है। हैजा के लिए याद रखना है ए, हाँ स्पेलिंग बोलिए तो। HILCOL, हिलकॉल हैजा के लिए भारत बायोटेक। ये कहाँ लोकेटेड है पता है? कहाँ? हैदराबाद में। और जो पुणे में था उसे क्या नाम था? कोरोना वैक्सीन था सीरम इंस्टीट्यूट। ये कहाँ था? पुणे में, ठीक है ना? ये पुणे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है ना? तो देखिए भारत बायोटेक जो है वो हैजा के लिए क्या बना? हिलकॉल वैक्सीन है, नहीं हिलकॉल वैक्सीन का डेवलप किया गया है और ये फेमस है। जब से कोरोना हुआ तब से हम लोग भारत बायोटेक हो या सीरम इंस्टीट्यूट हो, तमाम बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्टर बहुत ग्रो किया है ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है। और डिजिटल इकोनॉमी भी ग्रो किया है, डिजिटल पढ़ाई भी, और उसका एग्जांपल अभी तुरंत जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, डिजिटल पढ़ाई को भी, दवाओं को भी, वैक्सीन को भी, सबका बूम कोरोना के बाद एक शिफ्ट मिला है, एक दिखा है, ठीक है। तो बिल्कुल वैक्सीन है। अब देखिए कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं राष्ट्रीय कर रहे हैं, ठीक है ना? ये आप लोग लिख भी लीजिएगा जो भी स्टूडेंट है कि क्या क्या है। दूसरा हमारा कोई इंपॉर्टेंट जो बताइए, दूसरा न्यूज आप लोग लिखते भी जाइएगा इसको हल्का पॉइंट वाइज। क्या होता है कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, ब्रेन जो सुनते हैं बात वो ब्रेन पर छप जाएगा, ठीक है ना? जैसे आप याद, इसलिए ज्यादा हम बजाय ये पूरा सेंटेंस लिखे हम मेन कीवर्ड्स लिखते चल जाएंगे। हैजा है, इसके लिए हिलकॉल खोजा गया भारत बायोटेक द्वारा। और एक वर्ड इसमें और जोड़ देना चाहेंगे कि ये जो है ये हैदराबाद बेस्ड है। हालांकि ये तो ब्रांचेज और फैलाएंगी, लेकिन जो मेन ब्रांच कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है, ठीक है। और अगला बताइए। और लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को चिकित्सा सेवा सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक बनी है। अच्छा, पहली महिला महानिदेशक बनी है, क्या नाम है? साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। नायर, अच्छा साधना सक्सेना नायर, अच्छा ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट 100 पॉइंट है, मान लीजिए इंपॉर्टेंस में, तो इसको हम 70-75 कहेंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल है, ये लेफ्टिनेंट जनरल है क्या? साधना सक्सेना, हाँ अब हिंदी में भी लिख देते हैं, नाम लिख सकते थे लेकिन साधना सक्सेना नायर, ये अपना ग्रुप में भी आ जाएगा। हाँ साधना सक्सेना नायर जो है इनको चिकित्सा क्या चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला। हाँ चिकित्सा सेवा क्षेत्र में सेना की ओर से पहली महिला महानिदेशक बनी है, पहली महिला। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए लिखना पड़ रहा है, पहली महिला महानिदेशक। महानिदेशक हैं साधना सक्सेना नायर हैं, इनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट पर है, चिकित्सा सेवा है, इस सेना से है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल से ही लगभग क्लियर है कि ये सेना में ही होंगे। हाँ अगला हम इसमें देखें। और लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण किया। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए कि लद्दाख में जो लद्दाख था यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना? तो लद्दाख में जो 5 नए जिले बनाने को प्रपोज किया गया है। और ये इसमें क्या क्या नाम भी है लिखे हैं, आप बताइए। नुब्रा, शाम स्पेलिंग में लिखेंगे, शाम, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देते हैं, SHAM शाम, हिंदी में शाम भी। चलिए अगला
तीसरा द्रास सेक्टर का बार बार नाम सुनते होंगे, तो ठीक है, द्रास, जास्कर वेरी गुड। चौथा है जास्कर, और पांचवा चांगथांग। पांचवा क्या? चांगथांग। चांगथांग, चांगथांग, ठीक है। चांगथांग ऐसे तो सिंपल है, इसलिए इसको हिंदी में ही रहने दे रहे हैं। चांगथांग ये इंपॉर्टेंट इसलिए है नुब्रा, क्योंकि नुब्रा वैली जो है, हाँ, इसमें आप जो सियाचिन ग्लेशियर है अपना, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, कहा जाता है ना, इस संसार का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है नुब्रा वैली में, नुब्रा जो क्षेत्र है उसी में सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है ना। तो ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, यानी सबसे ऊपर वाले को, यहाँ जो सियाचिन क्षेत्र होगा उसको सबसे ऊपर वाले को नुब्रा कर दिया है, बना दिया है तोड़ के। उसके बाद सैम है, उसके बीच में सैम कर दिया होगा। द्रास सेक्टर, द्रास और करगिल का नाम आप लोग सुने होंगे, तो इधर है जम्मू, ये द्रास और करगिल, ये इस क्षेत्र में, ठीक है ना। द्रास और करगिल को ये बना दिया है, द्रास को बना दिया। जास्कर, जास्कर आपको जस्ट यहाँ पर आता है, जास्कर क्षेत्र यहाँ पर आता है, ठीक है ना। जास्कर इसको बना दिया है, ठीक। और ये जास्कर यहाँ पर, और लास्ट चांगथांग है, उसके सदर्न वाला पॉइंट होगा, उसको चांगथांग करना है, ठीक है। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये नया ही नोटिफिकेशन आया है, ठीक, इसलिए। तो लद्दाख अभी तक केंद्र शासित प्रदेश ही रह जाने वाला है, उसके लिए जो विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, रोज इनको बोलने शिवानी बताइए, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को आप कहा जाता था मोदी गवर्नमेंट 5 अगस्त बहुत फेवरेट है, साल दर साल 2019 में कुछ 5 अगस्त को किया, फिर अगले साल 5 अगस्त 2019 को कुछ और, 2020 को कुछ और किया, फिर 5 अगस्त 2021 को कुछ और किया। तो एक डेट को मैंने इंपॉर्टेंट समझते हुए कुछ कुछ नया नया काम करते चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब हो गया, लद्दाख के लिए बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला आप बताइए। बायो इक्विटी मंत्रिमंडल का मंजूरी मिला है। बायो इक्विटी मतलब बायोटेक फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में और कुछ बोला गया है? मतलब इसका उद्देश्य शोध नवाचार को बढ़ावा देकर पर्यावरण अनुकूल विकास करना है। तो इसमें ये कौन किया है, ये कौन ये अंडरटेक किया है, कोई मिनिस्ट्री है क्या, कौन है ये? मिनिस्ट्री का नाम नहीं पता है? अच्छा ठीक है, मतलब ये आप देखिए कि बायो E3 के लिए नहीं, तो हाँ बायोलॉजिकली E3 मतलब ठीक है। इसको एक काम करते हैं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन बस चूंकि इस तरह का सवाल आसानी से हाँ E3 में दे देगा कि कौन 4 में से कौन नहीं है, ऐसा कर सकता है, ठीक है। बायो E3 प्रमोशन के लिए ऐसा किया जा सकता है। बायो E3 के लिए भारत सरकार ने ना, हाँ भारत सरकार, वही मैं कैबिनेट ही, तो कौन कौन है ई में? एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला है एम्प्लॉयमेंट के लिए इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट, हाँ कोई भी तीनों हम लेके चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और तीसरा इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर कहिएगा नॉर्मली इसको कैसे देखना है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इन्वायरमेंट सही रहे, उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी सही रहे, और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोग को रोजगार मिले। तो इस तरह से हम लोग जाना चाहेंगे, ठीक है। ये तीनों को ध्यान में रखना है, इसका संरक्षण करते हुए, अर्थव्यवस्था मजबूत करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रोजगार आना चाहिए, ठीक है। अगला बताइए। कहाँ पर हुआ है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की मीटिंग? कहाँ हुआ है? हाँ हाँ, कहाँ पर, मैंने कौन इसका, मैंने मुखिया कौन था? भारत ये था, 3rd मीटिंग हुआ है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। ये कब हुआ है, तारीख डेट भी दिया है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ डेट नहीं है ना, लेकिन महीना अगस्त है, नहीं अगस्त, ठीक। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ यह है, इसका हेड रहा, हेड इसका भारत रहा इस मीटिंग के लिए, या इसको कहिए कि गेस्ट होस्ट, तो होस्ट कही, हेड के जगह पर बेहतर होगा कि हम लोग होस्ट का है, होस्ट भारत रहा।
होस्ट इंडिया रहा, और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हो गया, होस्ट इंडिया रहा। और ये जो आपका अदर मतलब जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, ग्लोबल साउथ में कौन कौन आता है? अफ्रीकन कंट्रीज सारे आते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ पर देखिए मतलब प्रयास किया है, कहा जाता है ये जो कंट्रीज हैं, नहीं यूरोप ये सब करके, तो ये सब के नीचे जितने कंट्रीज हैं ये ग्लोबल साउथ है, ठीक है ना, ग्लोबल साउथ। इस तरह अगर एक लाइन ले लीजिए इंडिया से इधर की तरफ, तो आप देखिएगा यूरोप को अगर यहाँ करते हुए, ये सब ग्लोबल साउथ के देश हैं। पूरा अफ्रीका, भारत में भी ये सारा का सारा देश ग्लोबल साउथ का है, ठीक है ना। चाइना भी आता है, लेकिन कभी अब तो उसका स्थिति बहुत हाई होने लगा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, अदरवाइज तो ये क्षेत्र तो बहुत आगे निकल चुका। अब तो वो यूएसए से टक्कर ले रहा है हर चीज में धीरे धीरे, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड मीटिंग रहा, थर्ड मीटिंग। हाँ, और बताइए। भारत और जापान वार्ता लिए हैं, हुआ है, कितना तारीख नहीं लिखी है, डेट? अच्छा ठीक है, प्रयास करना चाहिए। हाँ, ये हाल ही में लगता हुआ है, बहुत जल्दी ही, चूंकि अगस्त है तो लास्ट ही अगस्त में लगता हुआ है। सही है। अब बताइए भारत और जापान के बीच 2+, भारत और किस किस देश में 2+2 वार्ता है? हाँ, 2+2 वार्ता किस किस देश के बीच में? यूएसए, एक तो भारत के साथ है, एक इंडिया प्लस हम लोग अभी आते हैं, बात करते हैं इंडिया प्लस। पहला है यूएसए है, दूसरा जापान है, गुड, और एक रशिया है, वेरी गुड, रशिया है, और एक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया है, नाम है ऑस्ट्रेलिया भी है ना? हाँ, पक्का ना, ऑस्ट्रेलिया एक है, और इधर गल्फ कंट्री भी है कोई, और अरब यूएई से भी है कि नहीं? यूएई है। अच्छा ठीक है, इसको देखना पड़ेगा हम लोग को, हमको लगता है गल्फ से भी एक देश है। यूएई मोस्ट प्रोबेबली हो, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे एक बार, ठीक है ना, चेक करके। तो ठीक है, ये हमारा रहा। ठीक, हम लोग जैसे जो लिखेंगे ना, आप तो बना लिए हैं, प्रयास कीजिएगा धीरे धीरे जो ये फॉर्मेट में है उसमें एक तरह नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाने का, क्योंकि आप तो लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब अगला जैसे आएगा, आपके ब्रेन में सारा खबर आ रहा है, आप लोग को तीजी से जैसे हैदराबाद वैक्सीन खत्म, समाप्त हो गया। ये साधना सक्सेना है, चिकित्सा, ये लद्दाख में 5 फटफट पढ़ लिए, इसमें जो भूल रहे ज्यादा पढ़ लिए। सैम और चांद थान ज्यादा भूलने वाला है, बाकी तो फेमस है, जास्कर, द्रास, नुब्रा, कम भूलेंगे। नाम आएगा तो याद हो जाएगा, अरे हाँ जम्मू कश्मीर में पढ़ते थे कभी ना कभी, ठीक। या फिर ये तो ठीक है, नॉर्मल जोड़ लेना है। कैसे? सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट को ठीक रखेंगे, तब ना हमारा अर्थव्यवस्था ठीक होगा, और प्रयास करेंगे सबको रोजगार मिले। तो ये तीनों ही ध्यान में रहेगा एक लिंक के थ्रू, ठीक। वॉइस ऑफ ग्लोबल हम जान रहे हैं ऑलरेडी कि इंडिया हमेशा बात कर रहा है। और G20 में इंडिया किसको इंक्लूड कराया? जो दिल्ली में हुआ G20 का मीटिंग इस बार हुआ था, तो किसको इंडिया इंक्लूड कराया? बिल्कुल, अफ्रीकन यूनियन को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा भी। अभी यूएनजीए का मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी मीटिंग चल रहा है, अभी जस्ट ही मोदी जी भाषण दिए, सब देश का लीडर लोग दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल वाले भी दिए हैं भाषण। तो वो लोग मतलब इस बात से सब लोग अपना राष्ट्राध्यक्ष लोग बोलता है, नेपाल के प्रधानमंत्री बोले, सब लोग बोलता है कि अपना क्या कंसर्न, हम क्या चाहते हैं, देश दुनिया से हमारा क्या किसी चीज की चिंता है या क्या हम चाहते हैं, इस बात को ध्यान में रखता है, ठीक। तो इस तरह से ये चीज होता है। आगे आइए। 2024 की पहली छमाही में यूएसए भारत का सबसे बड़ा मतलब व्यापारिक साझेदार। 2024 की पहली छमाही में भारत यूएसए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान की तो इंपॉर्टेंट है, जो भारत है, जो इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा साझेदार ना, इंडिया का लार्जेस्ट और सबसे बड़ा कहिए तो पार्टनर कहिए, ट्रेड पार्टनर नहीं, हाँ ट्रेड पार्टनर कौन हुआ है? हाँ, ट्रेड पार्टनर हो गया है आपका यूएसए हो गया है, चीन को पछाड़ते हुए। हाँ ठीक है, यूएसए हो गया है, चीन पीछे है, चीन, हाँ चीन पीछे ध्यान में रखिए। सेकेंड ये इसलिए हो गया क्योंकि चीन हमेशा फर्स्ट रहता था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके आगे भी है, ये पूरा हो गया हमारा, ये राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा हो चुका है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आएगा आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म में प्रयास कीजिएगा। लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, हाँ इंपॉर्टेंट किस लिए है ये लिख दीजिए कि 2024 फर्स्ट हाफ लिख सकती हैं, फर्स्ट हाफ
बस क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हाफ मतलब आधा साल तक, हाँ जनवरी टू जून तो हो जाएगा, ठीक है ना। 2024 फर्स्ट हाफ में इस तरह का परिदृश्य है। यूएसए यहाँ करके 1 लगा दीजिएगा, क्लियर है। और हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला बताइए। अंतरराष्ट्रीय, अच्छा ये अंतर्राष्ट्रीय में आ गया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। कोई हालांकि भारत से जुड़ा हुआ है लेकिन ये बाहर से जुड़ा हुआ है, इसलिए तो इसको हम लोग री नंबरिंग कर देते हैं, 1 और 2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय है। मुल्क तो वही है, अगस्त 2024 है अंतर्राष्ट्रीय, 2024 अगस्त, ठीक। हम लोग ऊपर वाला हटाते हैं। और भी कोई है अंतर्राष्ट्रीय 2024 में? ओवर, ठीक है। तो अब हम लोग किसमें चले, हम बिहार का अगस्त 2024 का। अब बताइए पहला न्यूज पढ़िए बिहार का। बिहार का चौथा एयरपोर्ट, ठीक है। यानी 1 2 3 कुछ गिनाइए तो। एक तो आपको वही पटना ही में है, गया में, वेरी गुड। तीसरा, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा बात है। तो अगस्त 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार का। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में आज हम लोग का कुछ जो डिस्कस करना था हो गया है, और आगे हम ऐड करेंगे। लेकिन पहला है कि बिहार का जो अपना बिहार का फोर्थ या चौथा लिख दीजिए, चौथा एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो एयरपोर्ट, हवाई अड्डा कौन कहाँ हो रहा है? बिहटा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर पटना में, पटना के बिहटा में ही, पास बिहटा में ही हमारा आईआईटी जा चुका है, हमारा एनआईटी भी जा चुका है, और यहाँ बहुत सारे कॉलेज, और इस एरिया को बहुत डेवलप किया है। पूरा जमीन है इधर, पूरा डेवलप किया जा रहा है, इसलिए चौथा एयरपोर्ट। इसमें आप लोगों को साथ साथ बता देते हैं, एक आपको ऑलरेडी जयप्रकाश नारायण पटना में है, दूसरा आपका गया में हम कहेंगे, तीसरा दरभंगा में है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि इंपॉर्टेंट है। भारत में बहुत सारे एयरपोर्ट है, उसके बीच में बिहार में हमारा 4 है। अभी और इंफोसिस है, ये नीतीश जी का कहना है शायद कि कुछ किलोमीटर पर, हम प्रयास उनका बोलना है कि प्रत्येक 50 से ले 220 50 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में हम चाहते हैं एक ना एक एयरपोर्ट रहे, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है ना। इनका कोशिश है, आगे के समय में ये करेंगे इस तरह चीज को, ठीक है। अगला बताइए। सुरक्षित सफर सुविधा बिहार पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए दिए गए हैं। अच्छा, वो यात्रा करना चाहती है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो 112 पे कॉल करके वो कर सकते। अच्छा, सुरक्षित सेवा, सुरक्षित सफर सुविधा 112 पर, ठीक है। पुलिस नंबर है 112, ठीक है ना। ये महिलाओं के लिए, ठीक है, सुरक्षित सफर सुविधा। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, चूंकि सेफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सुरक्षित सफर सुविधा, ये महिलाओं के लिए पुलिस हेल्पफुल रहेगी। कोई भी दिक्कत हो तो कोई महिला इस नंबर पर लॉग इन कर सके, कॉल कर सके, और उसको तुरंत से तुरंत मदद दिया जाए। अगला बताइए बिहार में। बिहार का फर्स्ट मल्टी सेक्टरल स्पेशल इकोनॉमिक जोन नवानगर बक्सर बनाया है। नवानगर, हाँ बक्सर में स्पेशल इकोनॉमिक मल्टी सेक्टोरल, ठीक है। अब देखिए नवानगर, आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखना होगा, नवानगर कहाँ का है? बक्सर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो क्षेत्र होता है जो कि हम निर्यात बढ़ाने के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे भी कोई पोर्ट है, उसके आसपास के एरिया को हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में डेवलप करते हैं। जैसे मुंबई पोर्ट है, आपको गुजरात में कांडला पोर्ट है, या इधर विशाखापट्टनम का पोर्ट है, या उधर कोलकाता हल्दिया का पोर्ट है, सब जगह आसपास के एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में करते हैं। फिर अब बिहार चूंकि तटीय भाग तो नहीं है, तो यहाँ पर बाबू हम एक नवानगर एक जगह है बक्सर में, ये जलीय मार्ग से ऐसा किया जाएगा।
या रोड मार्ग से भी, दोनों से जोड़ा जाएगा, या रेल मार्ग से भी जोड़ करके ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ किया जाएगा और ये इसको डेवलप किया जा रहा है। कुछ इसमें और भी कुछ बात है कि यहीं तक, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार का नवानगर बक्सर में डेवलप हो रहा है। आगे बोलिए। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार मतलब गया में बनाया जा रहा है, उसका लागू 225 करोड़। हाँ, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर ना, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, न्यूज अभी आया था जस्ट अगस्त में ही, अभी तो सितंबर हमारा समाप्त होने वाला है, लेकिन कुछ दिन पहले है कि एमएसएमई का है ये टेक्नोलॉजी सेंटर। मतलब कि ये चाहती है सरकार कि वहाँ छोटे छोटे व्यापारी बहुत हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, चूंकि मेरा जाना भी है वहाँ, तो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर चूंकि वहां पर छोटे छोटे दुकान में करोड़ों अरबों की बिक्री होती है, तो बहुत मतलब मार्केट बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा है वहां का, इसलिए एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर ये हो रहा है कहाँ, गया में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। छोटे व्यापारियों को, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम नहीं, माइक्रो एकदम अति सूक्ष्म, ये स्मॉल छोटा, लघु और मध्यम, ठीक है ना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, तीन कैटेगरी के, तीन तरह के व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए गया में, बिहार के गया में इस तरह का सेंटर खोला जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अगला। नवानगर में कोका कोला की बॉटलिंग प्लांट के स्थापना, कोको कोला की बॉटलिंग प्लांट, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नवानगर देखे थे ना, इसमें आप लिख सकते हैं, ऐड इन कर लेंगे कि कोको कोला की बॉटलिंग प्लांट, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम होगा, एसीजेड में बहुत सारा काम होगा, इसमें एक ये भी ऐड कर लीजिए, हम इसी में दें कि कोको कोला बॉटलिंग प्लांट जो है, इसमें ऑब्वियसली यहाँ पर, ठीक है, इसमें एक जोड़ लीजिए। हाँ, इसको रादर की अलग पॉइंट करें, इसमें ध्यान रखिएगा कि एसीजेड के तहत और भी इसमें बहुत सारी चीज होंगे। हाँ, अगला आइए। हाँ, जुलाई, अब हम लोग जुलाई में कुछ बात करते हैं, ठीक। तो जुलाई में आपके पास तीनों न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, बिहार का की कोई एक दो है। मैंने क्या राष्ट्रीय कौन कौन है, तीनों है, तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि आइए हम लोग पहले बिहार सेगमेंट पहले बोल दिए जुलाई का, एक मिनट रुकिए। हाँ, हाँ बोलिए। ठीक है, जुलाई 2024 का ये न्यूज है, पहला खेल अकादमी बिहार का, पहला खेल अकादमी राजगीर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिन से ये बात आ रहा है, राजगीर वाला ये बात है, लेकिन ठीक है, इसको कैबिनेट वगैरह अप्रूवल भी मिल गया है। हाँ, पहला खेल अकादमी राजगीर में। अगला, स्टार्टअप सीड रैंकिंग दो विभाग कर जाएगी, औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज को फर्स्ट स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप से स्टार्टअप के आधार पर रैंकिंग दिया गया है। औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज को पहला मिला है बिहार में, नहीं स्टार्टअप, हाँ स्टार्टअप खोलने के नाम पर, स्टार्टअप के आधार पर रैंकिंग दिया गया है। स्टार्टअप के आधार पर बिहार के कॉलेजों का रैंकिंग हुआ है, कॉलेज का रैंकिंग हुआ है, और इसमें जो है, इस रैंकिंग में फर्स्ट आया है कौन? हाँ, इसमें फर्स्ट रैंक आया है, प्रथम आया है औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार की तरफ से अगर पूछा जाएगा तो ये महत्वपूर्ण चीज है, ये पूछा जा सकता है। औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज जो है फर्स्ट किया है, और यहाँ पर जो है स्टार्टअप खोलने के ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो यहाँ पढ़े, आगे जाकर के वो स्टार्टअप के रूप में वो कन्वर्ट कर पाए, अपने कैरियर को आगे खोल पाए। ठीक है, अगला आइए, अगला बताइए। डॉक्टर रजनीकांत, ठीक है, हाँ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये किस क्षेत्र से है?
अच्छा ठीक है, एशिया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। हम लोग देखेंगे डॉक्टर आगे क्लास में इनके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे। डॉक्टर रजनीश कांत, डॉक्टर रजनीश कांत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दिया गया है। तो ये कुछ ना कुछ इनका बुक्स के क्षेत्र में क्या जो राइटिंग है, बहुत सारा रचनाएं होंगी, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल में बात करेंगे। अगला, हाँ जुलाई का राष्ट्रीय बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बिहार का जुलाई का हो गया, बिहार का। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय में क्या क्या है, बताइए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मॉन्कीपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक आपातकाल WHO किया है, मतलब दूसरी बार टेलीवर का हो। अच्छा ठीक है, मॉन्की पॉक्स को, ठीक है ना, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय में ले ले, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। और मॉन्की पॉक्स को जो WHO है, ऑब्वियसली वही अथॉरिटी है, वही अधिकारी है। मॉन्की पॉक्स को 2022 में पहली बार घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय आपदा के, क्या किस रूप में, अंतरराष्ट्रीय हाँ अंतरराष्ट्रीय वैश्विक सार्वजनिक, वैश्विक सार्वजनिक आपातकाल, वैश्विक सार्वजनिक आपातकाल के रूप में हुआ था। और अब इसको 2024 में फिर पुनः किया गया, नहीं, इसको दूसरी बार किया गया, ठीक है। मॉन्की पॉक्स हम लोग जान रहे हैं कि भारत के केरल राज्य में इसका मिला है, प्रूफ मिला है, कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं जो बाहर से गए हैं, इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान में रखना। आगे दुनिया का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी, दुनिया का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी का मतलब ये विकसित किया है क्यूकाई, फ्रांस का एक कंपनी है, AI कंपनी, क्यूकाई विकसित किया है, उसको चैटबॉट है, बिना इंटरनेट के भी चलाते हैं। हाँ, ये कौन कहाँ का है? फ्रांस का। फ्रांस का है। इसका खासियत क्या है कि ये इंटरनेट नहीं हो तो भी ना दे जवाब देगा। हाँ, इसका नाम क्या है? चैटबॉट, ठीक है। चैटबॉट का फ्रांस के एक चैटबॉट डेवलप हुआ है, चैटबॉट, जिसका नाम है, स्पेलिंग बोलिएगा, MOSHI, मोशी, ठीक है। मोशी क्या है, जो कि बिना इंटरनेट के ये आपसे चैट कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसका डेटाबेस ऑलरेडी स्टोर रहता होगा इसके अंदर, इसलिए मोशी का बिना इंटरनेट के काम करेगा, चैटिंग, बिना इंटरनेट के चैटिंग, ठीक है, बिना इंटरनेट के चैटिंग, ठीक है। अगला, और राष्ट्रीय बात करते हैं, हम बताइए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश का पहला जीरो कार्बन करने वाला एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहला क्या किया गया है? पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला। अच्छा, पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन। बहुत सारा वहाँ सौर ऊर्जा प्लेट लगा होगा और तरह तरह का मतलब रिन्यूएबल फीचर्स लगा होगा। पहला जीरो कार्बन एमिशन या उत्सर्जन वाला ये एयरपोर्ट कहाँ का, विश्व का कि भारत का? भारत का ये, ठीक है ना। पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन एयरपोर्ट भारत का ये बना है, ठीक है। हाँ, तो ये कौन है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। आगे बताइए। 1 जुलाई को 3 नया आपराधिक कानून लागू किया गया। भारत मतलब आरटीसी का नाम बदलकर भारत न्याय संहिता। अब देखो, एक एक करके लिखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि क्या किया गया है कि 1 जुलाई 2024 को बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुआ है कि जितने पुराने 3 इंपॉर्टेंट कानून थे जो कि हमारे भारत जिन पर चलता है, इन 3 कानूनों को, अलग अलग कानूनों को बदल के अलग अलग नाम रखा गया है। तो आइए इन तीनों कानूनों को हम लोग समझते हैं और जानते हैं। तो इसमें पहला जो है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं IPC, इंडियन पिनल कोड, इसको नाम बदल के क्या लिखा गया बाबू? भारतीय न्याय संहिता।
इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। अब बात समझिए, थोड़ा सा हम एक बार बता देते हैं कि यहाँ पर इसको अगर लिखिएगा तो इंडियन पीनल, पीनल में दंड देना होता है, इन्हें कोड में संहिता होता है, कोड में संहिता, इनमें दंड की जगह न्याय हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट बदलाव है इंडियन का इंडियन, और जो मेन बदलाव है यहाँ किया गया है, पीनल माने दंड देने का। और यहाँ पर दंड देना मुख्य टारगेट नहीं है हमारा। क्या मुख्य टारगेट क्या है? न्याय, न्याय देना, लोगों के साथ न्याय हो, कैसे हम क्या किस तरह से न्यायिक व्यवस्था हमारा आ पाए। दूसरा हमारा समझ, दूसरा क्या है? इंडियन सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब एक मिनट रुकिए बस यहीं पर। सीआरपीसी को हम इसका भी बारे में बात करेंगे। सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक, ये इंपॉर्टेंट है सर। भारतीय नागरिक का क्या है भाई? तो सुरक्षा संहिता है। अब देखिए इसको भी थोड़ा हम लोग देखते हैं ये क्या था और क्या हुआ है। अब देखिए कि अगर सीआरपीसी का बात कीजिएगा तो सीआरपीसी को जो हम लोग कहते हैं सीआरपीसी को कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीड्योर, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। मतलब भारतीय ये जो क्रिमिनल है, मतलब कौन क्रिमिनल, मतलब अपराधी, जो भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता को, ठीक है ना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता को हम लोग क्या बदल के कर दे रहे हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा, आपराधिक प्रक्रिया को बदल के हम लोग नागरिक सुरक्षा से जोड़ दिए, ठीक है ना। और यहाँ भारतीय न्याय से जोड़ दिया गया है, जो दंड का बात था, इस बात को ध्यान देना है। और तीसरा जो है हमारा क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट। हाँ, ये इसको ऐसे ही रख दिया गया है। हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको हिंदी में रहने दिया गया है, भारतीय साक्ष्य। हाँ, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज जुड़ गए हैं। जैसे आज इंटरनेट का युग आ गया है, आज आपका साइबर ऑफेंसेज हो रहा है, तो उसमें कैसे कैसे अब नया सबूत के रूप में क्या क्या लिया जाएगा, इस पर इसमें बदलाव किया गया। क्या? इंडियन एविडेंस, भारतीय साक्ष्य संहिता। बात आप समझ पाए? इसको इंग्लिश में लिखते हैं इंडियन एविडेंस, मतलब सबूत होता है। हाँ, साक्ष्य या सबूत एक ही शब्द है। इंडियन एविडेंस एक्ट, अधिनियम, संहिता या अधिनियम कह सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संहिता की जगह बेहतर होगा हम अधिनियम शब्द का यूज करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कोड को जनरली हिंदी में संहिता कहते हैं, कोड को नियम, और एक्ट को हम अधिनियम कहते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ है इसमें? नहीं, इतना है, ठीक है। तो ये क्या कितना, अच्छा इसको, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पिछली क्लास में प्रस्तावना और उसके पहले हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़े थे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता से, तो आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होता है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग हम लोग पढ़े थे लोग संविधान की विशेषता, उसमें हम लोग देखे थे लोग कि क्या है, हमारी संविधान क्या है, संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ऐसे ही सेम टू सेम क्या है, ब्रिटेन की जो संविधान है वो भी क्या है, संसदीय प्रणाली पे आधारित है। और पढ़े थे लोग क्या, अमेरिका की जो संविधान है संसद, वो किस पे है, अध्यक्षीय प्रणाली पे। लेकिन हम लोग क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, ब्रिटेन और हमारी जो भारत का संसदीय प्रणाली है इसमें क्या भिन्नता है, उस पर क्या है क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, पहले क्या दिया है क्वेश्चन कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत की संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था क्या कि हाँ, ब्रिटेन की जो संसद है क्या है, वो पूरी तरह से संप्रभु है, यानी वो जो भी कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, उसको कोई मतलब उसको क्या कर सकते, सीमित नहीं कर सकते, वो जो चाहे वो कर सकती है। वो बस क्या कर सकती है, लोगों का लिंग बदल नहीं सकती है, मतलब पुरुष को क्या लेडी नहीं बना सकती है और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, लेकिन उसके अलावा जो भी कानून है वो
निर्माण कर सकती है। वही भारत कानून का देखते हैं तो क्या है, भारत का जो संसद है वो सीमित है किसके द्वारा, जो हमारा संविधान है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, संविधान जो है वो क्या है, सबसे सर्वोपरि है, ठीक है। तो पहले तो सही है। दूसरा देखते हैं, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की पीठ को भेजा जाता है। यानी दूसरा क्या कह रहा है कि अगर हमारे संसद में जो भी कानून बनेंगे, तो जो भी संशोधन हो रहा है, तो उसका क्या हो, अगर हमको उसको जांच करना क्या है, ये संवैधानिक रूप से सही है या गलत है, तो क्या किया जाएगा, इसको उच्चतम न्यायालय जो है वो क्या करेगा, संविधान पीठ बनाकर ही उसका जांच कर सकता है। संविधान पीठ आप लोग को मालूम है क्या होता है संविधान पीठ, कोई बताएगा? तो संविधान पीठ से मतलब है कम से कम 5 जज क्या हो कि बेंच हो। 5 जज की बेंच जो होती है या उससे बड़ी जो बेंच होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान पीठ कहते हैं। तो ये भी क्या है, सही है, ठीक है। अब तो इसमें हम लोग क्या होगा, दोनों सही है, 1 और 2, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। उसी तरह से हम क्या करें, दूसरा क्वेश्चन भी है, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ठीक है, अब लिखने में टाइम लगेगा, तो आप लोगों को बताना है कि क्या ये सही है कि गलत है। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ठीक है। सेकेंड क्या है, संघ की विधायिका और संगठन इकाई के निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं। एंड थर्ड क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टी के निर्वाचन प्रतिनिधि हो सकते हैं। एंड चौथा क्या है, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो इसका आंसर क्या होगा, संघीय स्वरूप कौन दिखा रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये क्या है, ये संघीय स्वरूप दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए आप लोग क्या होगा, लिख दें क्वेश्चन। हाँ हम्म ठीक है, चलिए ये फर्स्ट वाले में कहा गया कि पार्लियामेंट वहां पर सुप्रीम कोर्ट पास नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट वहां नया नहीं है, लेकिन उसके बाद में सॉल्व ये बिहार में रहते हो ना, यहाँ के नहीं हो। मतलब जैसे अमेंडमेंट एक्ट होता है, जैसे गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है, तो उसका हम लोग जैसे उसके हम कोर्ट में हम लोग रखते हैं कि जिसने ये गलत है, ये नहीं होगा, किसान के विरोध ऐसा कभी होता है, तो वो एक बेंच बनाती है कि ऐसे जजेस का बेंच होता है कि वही फैसला लेगी, उसी पर का बोल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के बेंच के पास भेजता है। पूछे कि वो चीज ये जो ट्रायल बोला जा रहा है वहां पर नहीं होता, पार्लियामेंट में जो पास कर दो पास कर दे ब्रिटेन है ना, हमको सिमिलरिटी देखना मतलब दोनों में भूमि क्या है, समान इंग्लिश में भी है क्या, दे देते हैं हम फॉर्म में ले लेते हैं। ये आप जाइएगा 2021 का यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख लीजिए। डाउनलोड करके आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। ऐसा नहीं सर, लीगल वर्ड होता है, ऐसा नहीं है सर, इंग्लिश हम लोग जल्दी से ना अभी बात नहीं, और पढ़ लिया आदमी जो कीबोर्ड से कहा जाता है वो कीबोर्ड आदमी इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी का उसका नहीं पता है। इक्वेशन की क्या है सर, बना उसमें नब्बे
चलिए पढ़िए इसको, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उदार लोकतंत्र, ठीक है। उदार लोकतंत्र की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, एक प्रतिबंध न्यायालय, ठीक है। हम समझते हैं न्यायालय, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रतिबद्ध न्यायालय। प्रतिबद्ध न्यायालय मतलब क्या होता है, जो प्रतिबंधित हो, मतलब जो सरकार है, सरकार क्या हो, उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हो, तो उसको क्या कहेंगे, एक प्रतिबद्ध न्यायालय। तो क्या एक प्रतिबद्ध न्यायालय है वो क्या सुरक्षा दे सकती है, नहीं दे सकती है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का अंदर ना है। प्रतिबद्ध न्यायालय जब है, दूसरा क्या है, शक्तियों का केंद्रीकरण। अब शक्तियों का जब केंद्रीकरण होगा तो एकदम जो सेंटर में जो पावर है वो क्या है, उसके पास सारा पावर आएगा, तो उसके अंदर भी क्या होगा, उस गवर्नमेंट के अंदर भी सर्वोत्तम सुरक्षा नहीं मिल सकती है स्वतंत्रता की। फिर देखते हैं निर्वाचित सरकार, ठीक है, निर्वाचित सरकार है, हम क्या कर रहे हैं, सरकार को क्या कर रहे हैं, चुन कर ला रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम लोग सरकार चुन रहे हैं वो हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा ही करेगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, इंदिरा गांधी क्या की थी, आपातकाल लगाकर क्या की थी, स्वतंत्रता को खत्म कर दी थी। तो जरूरी थोड़ी है कि हम लोग जो निर्वाचित सरकार हो क्या हो, वो स्वतंत्रता की सुरक्षा करे। लास्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, शक्तियों का पृथकीकरण। ठीक है, जब शक्तियों का पृथकीकरण रहेगा तभी हम लोग को क्या होगा, स्वतंत्रता की सुरक्षा होगा। अगर यहाँ पे क्या है, प्रतिबंध न्यायालय की जगह स्वतंत्र न्यायालय हो जाता तो आंसर इसका ये होता। ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई डाउट? अच्छा, हम आप लोग को बोले थे प्रीएम्बल से पढ़ के आने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, संघ और राज क्षेत्र पढ़ना है। तो पढ़ के आए हैं लोग, आप लोग कुछ डाउट उठा है? ठीक है, चलिए, तो आप लोग डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं कुछ। ठीक है, अच्छा बताइए, राज्य का समूह और राज्य के संघ में मतलब क्या डिफरेंस है? राज्यों का समूह और राज्य का संघ, जैसे अमेरिका राज्यों का समूह और भारत राज्य का संघ है। अमेरिका में मतलब वो अगर राज्य चाहे तो वो केंद्र से वो अलग हो सकता है, उसका उसके मर्जी की वो लोग समझौता किए हैं कि हम लोग एक आपस में जुड़ के रहेंगे, लेकिन अगर वो चाहे तो कोई राज्य समझौता तो उनको वापस कर सकता है। ठीक, लेकिन आप जो पढ़ी हैं ये, अब जहां पढ़ी हो, लेकिन ये गलत है, सही नहीं है। जैसे आप कह रही हैं अमेरिका क्या कर सकता है, वो अपने क्या कर सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझौता की तरह है, लेकिन भारत में समझौता नहीं है और वो चाह कर भी नहीं अलग हो सकते केंद्र से। वो मतलब जैसे भारत अमेरिका में भी चाह के अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप जब हुआ था वो अमेंडमेंट हो चुका है। जब जो ब्लैक राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका, नहीं, उस टाइम जब वार हुआ था, गृह युद्ध जब हुआ था, अमेरिका क्रांति हुआ था, गृह युद्ध, ठीक है, तो उस टाइम थे अब्राहम लिंकन। तो जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने उसी टाइम अमेंडमेंट कर दिया, तो कहा था कि अब जो भी स्टेट है वो क्या कर सकता है, अमेरिका से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है, ठीक है, आप सही बोल रही हैं, फेडरेशन जो यही है,
अमेरिका क्या है, फेडरेशन के थ्रू बना है, ठीक है। वो क्या किया था, वहां पे शक्तियों का पृथक्करण अलग अलग हो गया था, मतलब कि अपना राज्य अपना अलग रहेगा टोटली और सेंटर अलग रहेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यूनियन है, ठीक है। यहाँ पे भी अलग नहीं हो सकता है। तो समूह में क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, समझौता होगा कि आपका ये काम रहेगा, आपका पावर पूरी तरह से बांटा हुआ है। लेकिन इंडिया में क्या है, यूनियन है, यहाँ पे पावर तो बांटा गया है, लेकिन अगर सेंटर चाहे तो क्या कर सकता है, उस पावर का भी हनन कर सकता है, उस पर क्या कर सकता है, उसको खत्म करके उसको पावर ले सकता है उसका। ये डिफरेंस है। अच्छा, हमारी जो संघ और इसका राज्य क्षेत्र है कौन सा भाग में है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भाग एक में है, इस- आर्टिकल 1 से 4 तक। कितने का आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 1 से 4। 4, ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और राज्यों के संघ में वो आएंगे जितने भी राज्य जो पहले ब्रिटिश के अधीन थे और जो विलय द्वारा किए गए वो सारे राज्य में। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में है आज जो भी हमारे स्टेट हैं, ठीक है, तो उनके स्टेट का नाम, ठीक है, ये सब उसमें मेंशन है। आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 3 में है कि मतलब राज्यों का निर्माण करना हो, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या उनके नाम में परिवर्तन करना हो, तो आर्टिकल 3 में यही उसका प्रावधान दिया गया है और ये सब संसद कर सकती है कानून बनाकर संविधान को। अच्छा, ठीक। और पहले ये राष्ट्रपति के पास मतलब पेश किया जाएगा। हाँ। अगर हमको अपना देश का कोई क्षेत्र अगर किसी दूसरे देश को देना हो तो क्या वो हम लोग समान कानून के थ्रू कर सकते हैं, वो आर्टिकल 380 संशोधन के तहत किया जा सकता है। लेकिन अगर हमको कोई सीमा विवाद है, ठीक है, उसका हमको क्या करना है, निर्धारण करना है, तब क्या हमको उसके लिए भी आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ेगा। अगर बाहरी देश हो तो फिर तो करना पड़ेगा और अपने देश के अंदर तो फिर नहीं करना पड़ेगा, संसद कानून करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आज हम बता देते हैं एक बार, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। आर्टिकल 1 में क्या है, इसमें बोला गया कि क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, और इसमें जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनके क्या है नाम और उसका जो भी बना मतलब वो सब दिया गया, ठीक है। और सेकेंड में क्या है, तो जो भी हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे क्षेत्र अधिकरण करेंगे या लेंगे, ठीक है, तो उसका बारे में किस में बताया गया, आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या है कि हम लोग जितने भी स्टेट हैं उसका क्या कर सकते हैं, नाम बदलना हुआ या उनका क्षेत्र में परिवर्तन करना हुआ, ठीक है, 2 राज्यों को मिलाकर उसको क्या करना, एक करना, चाहे उनका क्या करना, उनको बढ़ाना या छोटा करना, ये सब किस में है, आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया, आर्टिकल 4 में कहा गया कि ये जो भी बदलाव किया जाएगा आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये किस में कहा गया, आर्टिकल 4 में। तो यही है। और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि कौन से स्टेट कब बना, इसके बारे में पढ़ना है, घर आयोग, फिर जेवीपी आयोग और फजल अली आयोग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा जान लेते हैं। तो धर आयोग कोई बताएगा क्या था धर आयोग? भाषा के स्तर पे राज्य का विभाजन कर राज्य का नाम बोला कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, भाषा के आधार पर हम लोग राज्य को अस्वीकार करते हैं। और जेपीवी समिति में भी यही किया गया था कि एक भाषा और एक राज्य हो, इसको भी नहीं माना गया, इसको भी चेंज कर दिया गया। बोले थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हो सकता है लेकिन एक राज्य एक भाषा ऐसा नहीं हो सकता, इसकी मतलब संप्रभुता ये सब देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तभी क्या हुआ था, ये डिसाइड किया गया था या ये लोगों को बताया गया था कि जब हम लोग आजाद होंगे तो क्या होगा, हम लोग भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग स्वतंत्र हुए
तो क्या हुआ, जो हमारे जो लीडर्स थे उनको लगा कि अगर, क्योंकि उसी टाइम क्या हुआ था, हम जब आजादी हुआ था, सेपरेट हुआ था, तो क्या हुआ, और हम लोग देख रहे हैं क्या हुआ, धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम अलग दो राज्य बन गए थे, ठीक है। तो उन लोग को जो लीडर्स थे उनको तो मतलब पहले ये सब अनुमान नहीं ना था, तो उन लोग उस टाइम क्या किया था, ये वादा कर दिया था लोगों को, ठीक है हम लोग भाषाई आधार पे क्या करेंगे, स्टेट को निर्माण करेंगे। लेकिन जब आजादी मिला तो वो लोग डर रहे थे, क्या हुआ कि कहीं फिर से भाषाई आधार पे क्या हो, देश का विभाजन ना हो जाए, बट ना जाए। तो इस कारण वो लोग क्या किया, इस बात को टालने लगा कि हम लोग क्या करेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि लेकिन जब स्वतंत्र हो गए तो क्या हुआ, लोग क्या करने, डिमांड करने लगे कि क्या हो, भाषा के आधार पे क्या हो, राज्यों का निर्माण हो। उसके लिए क्या हुआ, एक हमारे नेता थे पटलू श्री, पटलू श्री रामलू क्या थे, एक नेता थे आंध्र प्रदेश के। वो क्या करने लगे, वो डिमांड करने, नहीं हमको क्या चाहिए, हमको भाषा के आधार पे अपना अलग स्टेट चाहिए। तो इसी के लिए क्या किया गया, सबसे पहले एसके धर समिति का निर्माण किया गया, ठीक है, कि हम लोग क्या भाषा के आधार पे हम लोग स्टेट का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं। तो जो एसके धर कमेटी थी वो क्या किया, वो अपना एटी की 1947 में गठन हुआ, वो अपना जांच पड़ताल की और क्या की, जब वो रिपोर्ट अपना सबमिट की तो वो बोली कि नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इस जो रिपोर्ट था इसके लिए इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। इसके मतलब विरोध में क्या किया गया, और आंदोलन उग्र होने लगा। तो फिर क्या किया गया, फिर जेबीपी कमेटी बनाई जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये लोग जो पटेल, वी सीतारमन, ये लोग क्या किए, ये कमेटी बनाए, मतलब जो बड़े लीडर थे। और ये लोग क्या किया, मतलब ये कमेटी बनाए लोग कि हम लोगों को क्या करें, जो आक्रोश है उसको शांत करें। लेकिन ये भी लोग क्या किया, लोग अपना जांच करके फिर जब ये लोग रिपोर्ट सबमिट किया तो इसमें भी ये लोग जो भाषा के आधार पे जो समिति मतलब राज्य बनाने का जो मांग था उसको ये लोग भी खारिज कर दिया। इसके विरोध में जो पोटी श्री रामोली थे वो क्या किए, वो भूख अनशन पे चले गए और उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जो आंदोलन जो चल रहे थे वो क्या हो गए, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो अब उसको देखते हुए क्या किया गया, फिर से फजल अली आयोग बनाया गया, ठीक है। तो फजल अली आयोग जो है वो क्या हुआ, उसने इस भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण को तो मान लिया, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि ठीक है भाषा के आधार पर आप राज्य बना सकते हैं, लेकिन उस मतलब राज्य में के लिए वो भाषा केवल क्या कर ऐसी नहीं हो जाए कंपल्सरी। हम मान लीजिए जैसे कि आंध्र प्रदेश बन गया, ठीक है, तो तेलुगु भाषा के आधार पे, लेकिन वो कहा कि तेलुगु भाषा ही केवल वहां के नहीं रहेगा, वहां पे क्या बाकी और भाषा भी क्या कर मान्य रहेंगी, ठीक है, समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, देश का एकता और सुरक्षा को ध्यान में रख के क्या करेंगे, राज्य को बनाएंगे, ठीक है, भाषा और संस्कृति की एकरूपता को ध्यान में रख के बनाएंगे और वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक बातों को भी ध्यान में रखेंगे। इतना समझ में आया। अब फिर देखते हैं कि क्या हुआ, पहला भाषा के आधार पे राज्य का गठन हुआ आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब फिर हम लोग को अब देखना है कि कौन से स्टेट कौन से अमेंडमेंट के थ्रू अलग अलग बने। बंद कर दो इनके काटो अब अपने